एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हिंदी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ये जो प्रश्न हैं आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को यदि आप हल करते हैं या आप इन्हें देखते हैं तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा यदि आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है। तो आइए समय नष्ट न करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पहला प्रश्न है वो है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है मैं केवल उसका नाम लूँगी, जवाने हिंद। सेकंड क्वेश्चन है, खालिक वारी किसकी रचना है? ये यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2009 का क्वेश्चन है, उसमें आ चुका है। और खालिक वारी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ये टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है? ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ये क्रम सही है। जो ऑप्शन ए है, पाली, कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। मैंने एक वीडियो आपका बोलियों का भी बनाया है, जिसे आप क्रम ट्रिक द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। तो उनका सही क्रम यही है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 6, ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2010 में आया हुआ प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को। 7 क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तराकालीन अवस्था का नाम है? तो क्या नाम है? अवहट्ट। अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसका नाम अवहट्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो किस भाषा का विकास हुआ है? इन 4 ऑप्शन में राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें प्रश्न है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो बीच का समय है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संक्रांति काल। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है, आया हुआ है ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसको माना है? राजा मुंज को। क्वेश्चन नंबर 11, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो किससे हुआ है? पैशाची से। क्वेश्चन नंबर 13, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? मागधी से। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है और इसका फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। तो एक सूची नंबर 1 में आपके वो दे रखी हैं कि किस किस भाषाओं से उद्भव हुआ है। तो शौरसेनी है, पैशाची है और मागधी है, अर्धमागधी है। तो किस किस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो शौरसेनी से राजस्थानी और पैशाची से जो हुआ है लहंदा, मागधी से हुआ है मागधी से हुआ है असमिया
इधर ये 4 ऑप्शन है, इधर ये 5 कर दिए गए हैं जो कि गलत है। एक इसमें ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया है। तो अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का, तो इसमें जो ऑप्शन ये दे रखा है बी सही है, यानी ए का 4 है, ए शौर सैनी का राजस्थानी है, और बी पैशाची 3 सही है, लहंदा है, और सी का 2 सही है, मागधी का असमिया है, और अर्धमागधी का 1। तो ये सिंधी जो ऑप्शन है ये गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, शौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसकी एक ट्रिक भी है, शौर पहाड़ी का गुजरा किससे? राजस्थानी से। ठीक है, शौर पश्चिमी, ऐसे शौर पश्चिमी हिंदी का राज पहाड़ी से गुजरा। तो आपकी ट्रिक है और इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। ये यूजीसी नेट और जेआरएफ दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है किससे हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका यूजीसी नेट 2014 में आ चुका है ये। तो अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? अर्धमागधी से। ये जितने भी प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जिसका आपको लाभ जरूर मिलेगा अगर आप इसका सही से आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप 2-4 बार वीडियो देखेंगे और आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स याद हो जाएं तो आपके लिए इसका जरूर लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? ये टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है, भारत मित्र। क्वेश्चन नंबर 20, ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2009 का प्रश्न है। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है, कब हुए? यानी 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2008 का प्रश्न है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे कि उनके नाम बताने हैं हमें, तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए, ये भी टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन नहीं है? तो ये 3 हैं और एक कौन से नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1800 में। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? अभी पूछा था कब हुई, अब क्या है प्रश्न? कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1903 में। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। क्वेश्चन नंबर 27, ये यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2007 का प्रश्न है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। तो किसने हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय जी ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2006 का प्रश्न है। तो किस अनुसूची में शामिल किया गया? अष्टम में, यानी 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये भी डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर 2015 का प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि
लिपि देवनागरी होगी। तो ये ऑप्शन सही है 343। ठीक है, किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस भाषा को नहीं किया गया है? ब्रज को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1961 में। हिंदी की 33 क्वेश्चन है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2009 में आया हुआ है। तो इनमें से कौन सी बोली? जो 3 है, 3 बोली हैं और ये नहीं है, तो बिहारी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है कितनी है? 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीस। तो इसकी ट्रिक भी है, पूरब में अब 36 बाघ हैं, पूरब में अब 36 बाघ हैं। तो इससे अब से अवधी, बाघ हैं बघेली और छत्तीसगढ़ी से 36। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? बिहारी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 39, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? तो अहीर बाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी से। कहाँ कहाँ बोली जाती है? गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, ठीक है, के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो मैथिली में किसने रचना की थी? विद्यापति ने। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी राजस्थानी का ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, ढूंढाड़ी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी का नाम है ढूंढाड़ी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो किस भाषा में हुआ था? ब्रज भाषा में। जो रीतिकाल में जितने भी काव्य लिखे गए थे वो अधिकतर आपके ब्रज भाषा में ही लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 43, यूजीसी नेट 2012 का प्रश्न है ये। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा की है और कौन सी रचना आपकी कौन सी भाषा आपकी कौन सी रचना इनकी ब्रज भाषा में और कौन सी रचना इनकी अवधी भाषा में है। तो रामचरितमानस से, तुलसीदास जी से एक आध प्रश्न आ ही जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। जो इनकी कविता में जो इनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, जिसमें ज़्यादातर वली शब्द आए हैं, तो वो ब्रज भाषा में ही है। जैसे कवितावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है। तो जिसमें ये बलि शब्द जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो ब्रज भाषा में ही है, और जिसमें राम शब्द आएगा तो वो अवधी भाषा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2006 का प्रश्न है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इनमें से ऑप्शन में से हमें चुनना है कहाँ बोली जाती है। मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी का। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2010 का प्रश्न है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? यह आपका एक बार टीजीटी में भी आ चुका है। तो किसे कहा गया है? बनारस के लिए। क्वेश्चन नंबर 48,
पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? शौर सैनी से। मैंने आपको बताया था शौर पश्चिमी हिंद का राज पहाड़ी से गुजरा। आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको पश्चिमी हिंदी की सारी बोली पता चल जाएगी। शौर सैनी से किस किस बोल जो कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है? तो शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, इन सब का हुआ है। ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ 2005 का प्रश्न है, ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2010 का प्रश्न है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है इनमें से? ऑप्शन हमें देखना है, तो कौन सा? कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रजभाषा। ये टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2010 का प्रश्न है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो किस अपभ्रंश से है? शौर सैनी से। क्वेश्चन नंबर 52, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2006 का प्रश्न है ये। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विद्यालय संगठन अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 का प्रश्न है ये। खड़ी बोली का दूसरा नाम है, खड़ी बोली को और किस नाम से यानी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कौरवी। क्वेश्चन नंबर 54, ये भी केंद्रीय विद्यालय संगठन अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 का प्रश्न है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और हर कोई जानता है। रामचरितमानस अपना ऐसा ग्रंथ है जो कि सभी हिंदू परिवारों में आपको मिलेगा ये। तो कौन सा है? अवधी। ठीक है। और रामचरितमानस को भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, रामचरितमानस को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। और रामचरितमानस से तो रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि रामचरितमानस को और किस नाम से जाना जाता है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में सबसे बड़े कांड का नाम बताइए या सबसे छोटे कांड का नाम बताइए, या किस कांड को हृदय कांड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके रामचरितमानस से तो बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन्हें ज़रूर आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको बताया था हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसकी है? मैंने बताया था पूरब में अब 36 बाग हैं। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप तुरंत ही इस पर टिक लगा देंगे कि पूर्वी हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली की भी ट्रिक है, माघ बिहारी का बंगला उड़ा आसामी का। तो ये जो है आपके मागधी से कौन सी है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा कौन सी है? आपकी ब्रज है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली, मैथिली नहीं बोली जाती। ये भी आपका देखिए प्रश्न आया हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2007 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 59, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2010 का प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्राह्मी से। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस में लिखी जाती है? देवनागरी में।
मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। क्वेश्चन नंबर 63, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था भोपाल, भारत। क्वेश्चन नंबर 64, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है वो? अभिमन्यु अनंत। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ये भी किसका नहीं है? अवधी का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2015 का। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? राजा लक्ष्मण सिंह, क्योंकि ये पूर्व भारतेंदु युग के हैं। कौन कौन थे पूर्व भारतेंदु युग के? ये भी क्वेश्चन आते हैं, भारतेंदु युग के लेखकों के नाम बताइए, या पूर्व भारतेंदु युग के। तो पूर्व भारतेंदु युग के ये चार तो वो थे ही विद्वान, और ये 2 और थे, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी भाषा पर बल देते थे, और इन्होंने हिंदी और संस्कृत के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा उसका सम्मान किया हिंदी भाषा का। और राजा शिव प्रसाद सितारे थे, वो उर्दू फारसी मिक्स हिंदी को महत्व देते थे। ये उनके इस मामले में बिल्कुल खिलाफ रहते थे। तो इसी प्रकार से राजा शिव प्रसाद सितारे ने बनारस अखबार निकाला था, तो उसके कंपटीशन में इन्होंने, राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी, जो कि शुद्ध बिल्कुल हिंदी में था, तो इस तरह से उनमें कंपटीशन रहा करता था। और इन्होंने जो कालिदास के रचनाएं हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 67, जो कि यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2015 का प्रश्न है। दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो किसका है? अपभ्रंश का। ठीक है, तो अपभ्रंश के बारे में भी जान लीजिए। अपभ्रंश के कौन कौन से कवि हुए हैं, अपभ्रंश के पहले कवि का नाम, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके पूछी जाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। मैंने वीडियो में आपके बना भी रखी हैं ये चीज़ें। अपभ्रंश के कवि कौन थे, जैन कवि कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, आप वीडियो को देखेंगे, तो आपको ज़रूर ही लाभ इसका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।